स्क्रीन पे ध्यान दीजिए। आज का टॉपिक है आपके सामने, जो प्लांट फिजियोलॉजी में छूट गया था, कई लोग हमसे भूल रहे थे, उसको मैं कंप्लीट कर दे रहा हूँ आज। इसका नाम है ट्रांसपिरेशन। बहुत पॉपुलर नाम है, अक्सर सवाल भी पूछा जाता है इससे। इसकी डिफिनीशन स्क्रीन पे दी हुई है। लिखा है द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, वाष्प के रूप में पानी का पौधों की बाहरी सतह से नुकसान जाना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। वाष्प का उत्सर्जन वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। इसी को हम लोग साइंस में ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यहाँ याद रखना है कि ट्रांसपिरेशन एक कैसी प्रोसेस है? वाइटल प्रोसेस है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? आप यदि किसी भगोने में पानी को रखें और उसको हीट करें, गरमाएं, तो आप पाएंगे कि पानी की सतह से पानी वाष्प में उतर रूपांतरित हो रहा है, बदल रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। ऐसा आप आंखों से देख सकते हैं। पौधे के शरीर से पानी का वाष्प के रूप में निकलना वाष्पोत्सर्जन, जबकि सामान्य पानी से हीट करने पर वाष्प में बदलना, जिसको हम लोग भाप बोलते हैं, भाप में बदलना एक फिजिकल प्रोसेस है। ट्रांसपिरेशन फिजिकल प्रोसेस नहीं है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। कैसी प्रोसेस है? फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, शरीर क्रिया से संबंधित है। और इसको इस ढंग से समझिए। यदि कोई बड़ा पौधा है, उसकी दो ब्रांच ऐसे निकली, जहां से ब्रांचिंग शुरू हो रही है, यानी ये वाला एरिया जहां से दोनों ब्रांच निकल रही है, उसके बीच में जो गैप, यदि बारिश हो और वहां पानी इकट्ठा हो जाए, बारिश बंद होने के बाद सूर्य का तापमान बढ़े और वह पानी धीरे धीरे वाष्प के रूप में उड़ जाए, तो पौधे की सतह से वह पानी जो वाष्प के रूप में दोनों ब्रांच के बीच से उड़ा, वह ट्रांसपिरेशन नहीं था। ट्रांसपिरेशन हमने बताया कैसी प्रोसेस है? वाइटल प्रोसेस है। वाइटल प्रोसेस होने का मतलब हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं जैविक क्रिया है, जैविक प्रक्रिया है। जैविक प्रक्रिया का संबंध जीवन से संबंधित होता है। यानी ट्रांसपिरेशन पौधे के किस पार्ट से होना चाहिए? लिविंग। ठीक। और पौधे में लाइफ कहाँ है? सेल के अंदर, सेल के बाहर नहीं है। तो जो ब्रांच के बीच में पानी था, वह ट्रांसपिर लॉस होने पे ट्रांसपिरेशन का भाग नहीं बनेगा। जो पानी से वाष्प बनता है सामान्य आप जो देखते हैं, वो एक फिजिकल प्रोसेस है, लेकिन पौधे के शरीर से यही वाष्प का निकलना फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है। यह एक जैविक क्रिया है। ये एक बात दिमाग में बैठा लेना है। दूसरा, मोस्ट ऑफ द ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू लीव्स। अधिकांश ट्रांसपिरेशन लीफ के द्वारा होता है, लेकिन सारा नहीं, ये भी याद रखना। ट्रांसपिरेशन 100% लीफ के द्वारा होता है, ऐसी बात नहीं। तीसरा पॉइंट क्या लिखा है ट्रांसपिरेशन के संबंध में? द एक्चुअल वाटर लॉस ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू थ्री मेन साइट्स। कहने का अर्थ ये है कि ट्रांसपिरेशन में पानी का वाष्प के रूप में जो लॉस होता है, उसके स्रोत एक नहीं, दो नहीं, तीन है। उसमें से एक का नाम है क्यूटिकल, दूसरे का नाम है स्टोमेटा, और तीसरे का नाम है लेंटिसेल्स। और इस आधार पर कि किस जगह से पानी का ट्रांसपिरेशन में लॉस हुआ, ट्रांसपिरेशन के प्रकार बना दिए जाते हैं। यदि क्यूटिकल से हुआ, तो उसको हम क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यदि वो स्टोमेटा से हो जाए, उसको हम लोग स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यदि वो लेंटिसेल से हो जाए, तो उसको हम लोग
लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कहते हैं। यानी अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ वाटर लॉस इन ट्रांसपिरेशन देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। हम आपको इन टाइप के बारे में बताएं उसके पहले कुछ ट्रांसपिरेशन से संबंधित और बात। पहला, ये ट्रांसपिरेशन में पानी का ही लॉस हुआ है वेपर में, ये पता कैसे चलता है, ये हम जान कैसे गए? हम कह रहे हैं पौधे के शरीर में तो बहुत सारे चीजें हैं, पानी भी उसमें से एक है, एसिड भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, ढेर सारे ऑर्गेनिक एसिड भी है, लेकिन लॉस पानी का हो रहा है, ये हम जान कैसे जाते हैं? ये बात दिमाग में आनी चाहिए, और इसको जानने का हम आपको ढंग बताते हैं। उसके ढंग का नाम है कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। क्या नाम है बेटा? कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। याद रखिएगा जो हम बोल रहे हैं, COCl2। यह टेस्ट जिसने डेवलप किया था उसका नाम है, जिस आदमी ने इस टेस्ट को बनाया उसका नाम है स्टाल, STAHL। कोबाल्ट क्लोराइड क्या है? 3% सोल्यूशन है कोबाल्ट क्लोराइड का पानी में। 3% का सोल्यूशन बनाया जाता है कोबाल्ट क्लोराइड को पानी में डालकर। ठीक है, अब उसमें एक प्लेन पेपर हम टिप करें तो जो कोबाल्ट क्लोराइड का कलर है सोल्यूशन में वो ब्लू है, तो पेपर भी ब्लू हो जाता है। उसको हम धूप में सुखा लिए, और जहां हमको ये चेक करना है कि ट्रांसपिरेशन में पानी का लॉस हो रहा है या नहीं, या यहां से हो रहा है या वहां से हो रहा है, तो जिस जगह से हमको चेक करना है उस जगह पर उस पेपर को हम लपेट देते हैं। किस पेपर को? जो कोबाल्ट क्लोराइड के 3% के सोल्यूशन में डिप करके, यानी डुबो कर सूर्य के प्रकाश में सुखा लिया, और वो सूखने के बाद पेपर का खुद का रंग ब्लू हो जाता है। अब वह जो ब्लू कलर है पेपर का, यदि वेपर निकलेगा, जिसको हम मॉइस्चर कहते हैं, सतह से, पौधे के किसी भी सतह से वाष्प निकलेगा, तो उस पेपर के जो ही कांटेक्ट में आएगा, तो पेपर का वह भाग जो कांटेक्ट में आएगा ब्लू से पिंक हो जाएगा। ध्यान रखिए, वो ब्लू से पिंक हो जाएगा। और यदि वो ब्लू से पिंक होता है तो इस बात का प्रमाण है कि जो लॉस हो रहा है वह एसिड का नहीं है। अब आप कहेंगे सर वो एसिड का नहीं है, वो पानी का है, ये जान गए। एसिड का नहीं है कैसे जाने? तो आप उसी जगह पर लिटमस पेपर को लपेट दीजिए। लिटमस पेपर को लपेटने के बाद उसमें कोई चेंज नहीं आता, यानी वहां से कोई एसिड नहीं निकलती। सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी लोगों को गुड इवनिंग। आप क्लास को ध्यान से सुने। हम एक फिजियोलॉजी का चैप्टर ले रहे हैं आज। तो हमने क्या सिखाया आपको कि ट्रांसपिरेशन में वाष्प ही, पानी का वाष्प ही निकलता है। इसको टेस्ट करने वाले टेस्ट का नाम था कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट जिसने डेवलप किया था उनका नाम स्टॉल है। और इस टेस्ट के दौरान ब्लू पेपर कोबाल्ट क्लोराइड का किस रंग में कन्वर्ट हो जाता है? पिंक में। ठीक। अब यह भी पता चलता है इस कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट से कि कितना क्वालिटी कैसी थी, पानी की क्वालिटी कैसी थी। जितना ज्यादा पिंक होगा उतना ही ज्यादा पानी निकल रहा है, लेकिन इससे ये पता नहीं चलता कितना पानी निकल गया। यानी हमको इस टेस्ट से लॉस होने वाली चीज की क्वालिटी पता चलती है। यानी यह टेस्ट कैसा टेस्ट है? क्वालिटेटिव टेस्ट है। लेकिन हमको इस लॉस का क्वांटिटी नहीं पता चलती। यानी हम क्वांटिटेटिव टेस्ट ट्रांसपिरेशन का किसी और नाम से करते हैं, और वह नाम है कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट। ध्यान दीजिए कितना मिलता जुलता बात बता रहा हूं आपको। ट्रांसपिरेशन का क्वांटिटेटिव टेस्ट
कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट है, ट्रांसपिरेशन का क्वालिटेटिव टेस्ट कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट है। कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट के अलावा एक एपरेटस भी है जो यह बता देता है कि ट्रांसपिरेशन में वाटर की कितनी क्वांटिटी का लॉस हुआ, और उस एपरेटस का नाम है पोटोमीटर। ये नाम आप सुने होंगे। उसका नाम क्या है बेटा? पोटोमीटर। पोटोमीटर की भी दो कैटेगरी है। एक फोटोमीटर जिसने डेवलप किया था वो अलग अलग साइंटिस्ट हैं और उन्हीं के नाम पे इनकी कैटेगरी बनाई गई है। एक नाम है गेनॉन्ग्स फोटोमीटर, दूसरा नाम है फार्मर्स फोटोमीटर। दो नाम। इसमें से माना जाता है कि जो फार्मर्स फोटोमीटर है यह गेनॉन्ग्स की तुलना में मोर एफिशिएंट है। ध्यान दीजिए बात कहां से आ रही है। वह एपरेटस जो ट्रांसपिरेशन की रेट को मेजर करने में, मापने में उपयोग में लाया जाता है, उसको हम पोटोमीटर कहते हैं। पोटोमीटर दो प्रकार के हैं, एक का नाम गेनॉन्ग्स पोटोमीटर, एक का नाम फार्मर्स पोटोमीटर। ऐसा माना जाता है कि फार्मर्स पोटोमीटर गेनॉन्ग्स पोटोमीटर की तुलना में मोर इफिशिएंट है, ज्यादा क्षमता वाला है। इसी तरह से जो कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट है यह भी वाटर लॉस जो ट्रांसपिरेशन में होता है उसकी क्वांटिटी को बताता है, लेकिन क्वालिटी ऑफ वाटर लॉस को तय करने की जिम्मेदारी यानी पानी का ही लॉस हो रहा है यह बात जो निभाता है जो टेस्ट, उसका नाम कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट है। कैल्शियम क्लोराइड टेस्ट जिसने डेवलप किया उसका नाम स्टॉल है। कैल्शियम, सॉरी हम गलत बोल गए थे बेटा, कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट उसका नाम है। क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव टेस्ट का जो क्वालिटी बताता है। कोबाल्ट क्लोराइड टेस्ट को जिसने डेवलप किया उसका नाम स्टॉल है। कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जिस कलर का होता है वो ब्लू है और ट्रांसपिरेशन होने पर उसका रंग पिंक हो जाता है। आप लोगों को ये बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में आकर जल्दी से बताएं कि हाँ ये बात समझ में आई, तो मैं आगे की बात पढ़ाऊंगा आपको। बताइए जल्दी से, आपको ये बात समझ में आई हो तो बताएं। जो अभी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ट्रांसपिरेशन का दिया हूँ। ट्रांसपिरेशन एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, एक वाइटल प्रोसेस है, जबकि वाटर का लॉस सामान्य जो होता है वेपर के फॉर्म में उसको फिजिकल प्रोसेस कहते हैं। ठीक बेटा, एक और बात बता, और कुछ पढ़ाऊं इसमें, एक बात और जानिए। जो पानी पौधे के शरीर में अवशोषित होता है जड़ों द्वारा, ठीक, एरियल प्लांट्स में जिनके शरीर का कुछ भाग हवा में है, उन कुल अवशोषित जल की मात्रा का, ध्यान से सुनिएगा, एरियल प्लांट्स में जितना भी पानी जड़ के द्वारा अवशोषित होता है जमीन से, उसकी कुल मात्रा का पौधा 99% 99% ट्रांसपायर करता है। बचा कितना? 1%। जब 100 लीटर पानी एब्जॉर्ब किया तो वह पौधा ट्रांसपिरेशन के नाम पे 99 लीटर को वाष्प में बदल दिया, तो बचा कितना? 1 लीटर। परसेंटेज में कितना बचा? 1%। और उस 1% से अपनी जिंदगी की सारी क्रियाओं को संपन्न करता है। तो ध्यान से सुनिएगा, 99% of total absorbed water by a terrestrial plant is transpired. These plants utilize only 1% of total absorbed water for its all life related activities. स्थलीय या वायवीय पौधे कुल अवशोषित जल का 99% ट्रांसपिरेशन में खर्च करते हैं
और अपने जीवन की संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए, जीवन की एक नहीं संपूर्ण क्रियाओं को करने के लिए मात्र यूज करते हैं 1%। ये बात कभी मत भूलिएगा। इसका बहुत उपयोग भी है, कुछ उपयोग भी नहीं होती, डाटा ही समझ के दिमाग में फीड कर लीजिए। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन के प्रकार। ट्रांसपिरेशन के बताए गए 3 प्रकार। और जब भी किसी चीज का हम प्रकार पढ़ते हैं तो उसका आधार भी जानना जरूरी होता है कि किस आधार पे प्रकार बन रहा है। बात समझिए, उम्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्किन के कलर के आधार पे, भाषा के आधार पे, क्षेत्र के आधार पे इंसानों का वर्गीकरण होता है, उनके प्रकार बताए। ट्रांसपिरेशन का प्रकार बताने के लिए जो आधार लिया गया है वह स्रोत है जहां से ट्रांसपिरेशन होगा। और स्रोत कितने गिनाए गए? 3। तो ट्रांसपिरेशन भी कितने हो जाएंगे? 3। एक स्रोत है क्यूटिकल, एक स्रोत है स्टोमेटा और एक स्रोत है लेंटिसल। अब इन तीनों का डिस्क्रिप्शन हमसे सुन लीजिए। आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा है, जो स्क्रीन पे अभी पहले नंबर पे दिख रहा है उसका नाम है क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लिखा है क्यूटिकल इज ए लेयर ऑफ वैक्सी सब्सटेंस, नाम है क्यूटिन। पहले तो यही जानना जरूरी था। पौधे की बाहरी जो हवा में सतह होती है उस पे जो सबसे बाहर, जैसे हमारी त्वचा में सबसे बाहर की जो सतह है, यह किरेटिन नाम की एक प्रोटीन की लेयर है। किरेटिन, पौधे में यह जो बाहर वाली लेयर होती है वह एक फैटी सब्सटेंस, किरेटिन प्रोटीन है। पौधे में जो लेयर होती है वो फैटी सब्सटेंस यानी बसा से बना हुआ है और उसका नाम क्यूटीन है, CUTIN। और उस लेयर को, क्यूटीन की लेयर को जो बाहर है, हम लोग क्यूटिकल कहते हैं। ठीक, ये तो समझ में आ गया कि क्यूटिकल क्या है। प्रेजेंट ऑन, कहा लिखा है बेटा? आउटर सरफेस ऑफ एपिडर्मल सेल। सबसे बाहर की कोशिकाओं को बाह्य उत्तक, बाह्य उत्तक को ही हम एपिडर्मल सेल कहते हैं। और एपिडर्मल सेल के बाहर ये लेयर होती है, यानी वो लेयर होगी जो एक तरफ से सेल को जोड़ेगी, दूसरी तरफ से हवा के संपर्क में रहेगी। किसकी? लीव्स की और स्टेम की। लीफ स्टेम सामान्यतः पौधे के एरियल पार्ट होते हैं जो हवा के संपर्क। क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन मुख्य रूप से डिफ्यूजन के द्वारा होता है। वह प्रक्रिया जो ट्रांसपिरेशन में यूज होगी वो डिफ्यूजन है, सिंपल डिफ्यूजन है, यानी कंसंट्रेशन हाई टू लो। डिफ्यूजन में मूवमेंट किधर होता है? हाई टू लो। और यह कुल ट्रांसपिरेशन का लिखा है 8 से 10%। बल्कि हम इसको और सुधार दे रहे हैं बेटा, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन 3 से 10%। 3% भी हो सकता है और अधिकतम 10%। पौधा जितना यंग होगा क्यूटिकल की लेयर उतनी थीन होगी, क्यूटिकल की लेयर जितनी थीन होगी ट्रांसपिरेशन उतना ज्यादा। पौधा जितना बूढ़ा होगा उतना ही क्यूटिकल की लेयर मोटी होगी, क्यूटिकल की लेयर जितनी मोटी होगी ट्रांसपिरेशन उतना ही कम। एकदम ध्यान से सुनिएगा, हर चीज लिखी हुई नहीं रहती, समझने की होती है। लेयर मोटा करते जाते हैं, ट्रांसपिरेशन क्यूटिकल से होने वाला घटता जाएगा। लेयर पतला रहेगा, ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा। यानी जो 10% होगा यंग प्लांट में होगा, जो 3 या 8% आप समझ रहे हैं वह मैच्योर प्लांट। ठीक, क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन अकर्स थ्रू आउट द डे एंड, पूरा दिन भर होता है क्योंकि क्यूटिकल को खुलना और बंद होना नहीं होता। एंड इट्स रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस ऑफ द क्यूटिकल। यही बात हम समझा रहे थे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है थिकनेस से। ट्रांसपिरेशन ज्यादा कराने के लिए थिकनेस कम, ट्रांसपिरेशन कम कराने के लिए थिकनेस ज्यादा। थिकनेस ज्यादा, ट्रांसपिरेशन कम, थिकनेस कम, ट्रांसपिरेशन ज्यादा। कोई चीज पतला रहेगा तो पार ज्यादा करेगा, मोटा हो जाएगा तो पार करने में, वाष्प को पार करने में प्रॉब्लम। यही बात थी। अब दूसरा वाला है लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन जिस स्रोत से होता है उसको लेंटिस सेल कहते हैं। एक डायग्राम,
डायग्राम देखिए। डायग्राम में आपको एक लेंटिस सेल का स्ट्रक्चर दिखा है। ये जो स्ट्रक्चर है बेटा, ये कार्क का है, और कार्क की जो सबसे बाहर की लेयर है वो रप्चर कर गई। रप्चर करने से एक ओपनिंग है, ये देखिए, ये एक ओपनिंग है, मुंह है, खुला हुआ पार्ट, और इस ओपनिंग को हम लेंटिकुलर पोर कहते हैं या लेंटिस सेल कहते हैं। इसी पोर को हम लोग क्या बोलते हैं? लेंटिस सेल कहते हैं। इस पोर के नीचे लूज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स होती हैं, और ये जो लूज कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स हैं, ये पैरेनकाइमा की, यानी ये लिविंग सेल होती है। पैरेनकाइमा की सेल की विशेषता हम बता देते हैं। ये जीवित होंगी और इनकी वॉल थीन होगी। लिविंग थिन वॉल्ड सेल्स होती हैं, जो आपस में कॉम्पैक्ट यानी बहुत जुड़ी नहीं रहेंगी, अलग अलग रहेंगी। अलग रहने के कारण को बोलेंगे लूज। आपसे पूछा क्या जाएगा कि लेंटिस सेल में जो कोशिकाएं भरी रहती हैं उनको क्या कहते हैं? आपका आंसर है कॉम्प्लीमेंट्री सेल कहते हैं। दूसरा सवाल किया जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेल का संबंध किससे है? क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, आंसर भी देंगे। कॉम्प्लीमेंट्री सेल का संबंध किससे है? ऑप्शन में लिखा रहेगा, वह सेल जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए के स्ट्रैंड होते हैं। वह दूसरा ऑप्शन, वह सेल जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए के स्ट्रैंड होते हैं। तीसरा सवाल का आंसर रहेगा, वह सेल जिसके पास कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं। और चौथा सवाल रहेगा ऑप्शन, कॉम्प्लीमेंट्री सेल का संबंध लेंटिस सेल से। मैं आपको बताऊं, जो लोग उछल कूद करके पढ़ने वाले हैं, शॉर्ट कट मारने वाले हैं, 15 दिन पढ़ के चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए, 3 साल बीएससी में नहीं पढ़े, 2 साल एमएससी में नहीं पढ़े, बीएड भी जैसे तैसे कुंजी पढ़ के पास हो गए, वो लोग जब एग्जाम में से सवाल पाते हैं ना, कभी सही नहीं कर पाते। क्यों? जो 3 ऑप्शन है वो काफी मिलते जुलते हैं। पढ़ने वाले की मनोविज्ञान ये कहता है कि आंसर इसी में है छुपा हुआ, चाहे तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा या तो दोनों होगा, चौथे वाले पे तो नजर ही नहीं जाएगी। और आप आज जान गए हैं, कॉम्प्लीमेंट्री सेल का संबंध लेंटिस सेल से होता है। कॉम्प्लीमेंट्री सेल लूजली अरेंज पैरेनकाइमेटस सेल्स होती हैं, जो लिविंग हैं और थीन वॉल्ड। ठीक, ये जान गए। हम और नोट्स को भी पढ़ के बता देते हैं। लेंटिस सेल्स आर स्मॉल रेज्ड structures composed of complementary loosely arranged complementary cells. Each lenticell, यहाँ बेटा L होना चाहिए, each lenticell is porous tissue consisting of cells with large intercellular space. जब लूज होगा तो उनके बीच गैप ज्यादा होगा, कोशिकाओं के बीच के गैप को इंटरसेलुलर स्पेस कहते हैं। इन पेरीडर्म, पेरीडर्म क्या है बेटा? पेरीडर्म का दूसरा नाम सेकेंडरी कार्टेक्स है। ऑफ सेकेंडरी थिकेंड आर्गन, बार्क का पार्ट है। स्टेम में भी होगा ये, रूट में भी हो सकता है। किसके? डाइकाट फ्लावरिंग प्लांट्स के। लेंटिसेल्स आर प्रेजेंट इन बार्क ऑफ ओल्ड स्टेम, जो बाहर की छाल होती है पुराने पौधों में, उनमें लेंटिसेल होता है। हम आपको उदाहरण लेके बताते हैं। आप नीम का छोटा भी पौधा देखे होंगे, या आम का देखे होंगे छोटा, या महुए का देखे होंगे, देखा होगा, और बड़ा भी पौधा देखा। आप पाएंगे कि जो नीम का मोटा तना है या आम का या महुआ का है, उस पे छाल जैसा छोटा छोटा, उसकी चमड़ी मोटी हो गई है और उखड़ भी सकती है, मोटी हो गई। तो वो जो मोटी चमड़ी आपको दिखती उखड़ते हुए, वह वास्तव में उसकी सेकेंडरी कार्टेक्स है, और उसी को हम लोग छाल यानी बार्क बोलते हैं। अब आपको रेस्पिरेशन में पढ़ाया हूं, जो लोग नहीं भी पढ़े वो सुन लें। हर जीवित कोशिका को जिंदा रहने के लिए रेस्पिरेशन करना जरूरी, चाहे एरोबिक चाहे एनारोबिक।
यदि एरोबिक करेगी तो उसको ऑक्सीजन भी चाहिए। तो ऑक्सीजन उस मोटे तने में जिसमें मोटा छाल पड़ गया है, ऑक्सीजन जाए कैसे? क्योंकि वहां तो स्टोमेटा है ही नहीं ना। स्टोमेटा तो खुलता पिचकता है, तो खुलता पिचकता तो वहां होगा जहां पौधे का भाग नरम होगा, सॉफ्ट होगा। वो तो एकदम खुरदुरा है। यदि हाथ हाथ से रगड़े तो आपको उबड़ खाबड़ दिखेगा उसका मुख्य तना। यदि गांव के रहने वाले हैं तो हमारी बात बहुत क्लियर कट समझ रहे हो। यानी वहां स्टोमेटा नहीं है। स्टोमेटा नहीं है तो फिर गैस का एक्सचेंज कैसे हो? आंसर सुनिए ना। गैस का एक्सचेंज, गैसियस एक्सचेंज कौन कराएगा? लेंटिसेल कराएगा। और इस गैसियस एक्सचेंज में जब पानी किस फॉर्म में आए? वेपर। तो अभी तो एक गैस है बेटा। पानी का हवा के रूप में परिवर्तन ही तो वेपर है। यानी पानी जब वेपर के फॉर्म होता है तो गैस के रूप में वो एक्सचेंज हो जाता है, अंदर से बाहर चला जाता है। कहाँ वाले भाग में? जहां बार्क था, जो पौधे का भाग मैच्योर था, जहां इंस्ट्रूमेंटा नहीं था, वहां पे। समझ गए होंगे। और यह टोटल ट्रांसपिरेशन का 0.1 से 1%, देखिए ना, 0.1 से 1%, कितना कम हुआ। ये तो 1 से भी कम होने जा रहा है, अधिकतम 1 है। इसका मतलब यह ट्रांसपिरेशन का मुख्य स्रोत नहीं है। और लेंटिसेल का मुख्य कार्य ट्रांसपिरेशन कराना नहीं है। लेंटिसेल का मुख्य कार्य गैसियस एक्सचेंज कराना है। एग्जाम का सवाल सुन लीजिए, आएगा। कुछ सवाल तो पहले बता चुके, अभी आएगा। लेंटिसेल का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन में लिखा रहेगा वाष्पोत्सर्जन कराना, दूसरा श्वसन कराना, तीसरा गैसियस एक्सचेंज कराना, एक चौथा भी आंसर है ऑल ऑफ द एबव। और यदि यह अरेंजमेंट है तब भी आंसर आपका गैसियस एक्सचेंज कराना है, क्योंकि प्रश्न में लिखा है मुख्य कार्य क्या है। यदि यह आ जाए कि कार्य क्या है तो आंसर बदल जाएगा ऑल ऑफ द एबव। कार्य तो तीनों हैं, ट्रांसपिरेशन भी कराना, रेस्पिरेशन में भी हेल्प करना, गैसियस एक्सचेंज भी कराना। लेकिन मुख्य कार्य है गैसियस एक्सचेंज कराना। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रश्न में क्या लिखा है। लेंटिसेल के कार्य क्या है? तीनों हैं। लेंटिसेल का मुख्य कार्य क्या है? गैसियस एक्सचेंज। आपको हमारी बात समझ में आई? कमेंट बॉक्स में आके जल्दी जल्दी लिखिए। आप लोगों को समझ में आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में आइए, लिखिए। आओ बेटा, बताओ जल्दी से। यदि आपको लेंटिसेल का आइडिया लग गया जिसके बारे में हम समझा रहे थे, तो आइए बताइए। हम अब तीसरे प्रकार का ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे। अब आप तीसरे प्रकार का ट्रांसपिरेशन पढ़ें इसके पहले कुछ खुद ही विचार कर सकते हैं। विचार क्या करना? हम लोगों ने पढ़ा लेंटिसेल के द्वारा ट्रांसपिरेशन, हम लोगों ने पढ़ा क्यूटिकल के द्वारा होने वाला ट्रांसपिरेशन। तो क्यूटिकल के द्वारा अधिकतम 8 से 10% था, लेंटिसेल के द्वारा 1%। टोटल अधिकतम कितना हुआ? 11%। यानी कितना बाकी रह गया? 89 to 90%। यानी 90% ट्रांसपिरेशन किससे होगा? स्टोमेटा से। तो ट्रांसपिरेशन का मुख्य प्रकार कौन हुआ? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। आसानी से आ गया। भाई दो पढ़ लिए तो जो डाटा बचा वो तीसरे का था ना। तीन भागों में कोई चीज पढ़नी थी, दो पढ़ चुके, तो जो दो पढ़ने के बाद बचा वो सब किसका हिस्सा? तीसरे का। तीसरे का नाम क्या है? स्टोमेटल। दिमाग में जा रहा है? यानी मेन सोर्स ऑफ ट्रांसपिरेशन इज स्टोमेटा। ऑप्शन में क्या लिखा रहेगा?
ट्रांसपिरेशन का मुख्य स्रोत है, ऑप्शन में लिखा रहेगा क्यूटिकल, दूसरे नंबर पे लेंटिसेल, तीसरे नंबर पे स्टोमेटा, चौथे नंबर पे उपरोक्त सभी। आप में से 99% लोग टिक लगाएंगे उपरोक्त सभी। आपका जवाब था स्टोमेटा। प्रश्न को बदला गया, ट्रांसपिरेशन किनसे होता है? फिर यही ऑप्शन रहे, पहले नंबर पे क्यूटिकल, दूसरे नंबर पे लेंटिसेल, तीसरे नंबर पे स्टोमेटा। आपका उत्तर है उपरोक्त सभी। दो सवाल पढ़े हैं, दोनों के ऑप्शन सेम थे, आंसर बदल गए। जब पूछा जाए ट्रांसपिरेशन का मुख्य स्रोत क्या है, स्टोमेटा, ये डाटा से पता चल रहा 90% कुल ट्रांसपिरेशन की जिम्मेदारी निभाने वाला है स्टोमेटा। लेकिन पूछा जाए ट्रांसपिरेशन किसके द्वारा होता है, तो सबके द्वारा होता है, तीनों के द्वारा होता है। तो ऑप्शन हो गया था सही वाला, उपरोक्त सभी। समझ में आया? सोचो जो बोल रहा हूं, दिमाग से सोचो, नहीं सोचोगे तो पढ़ने से कुछ होने वाला नहीं, बहुत बार पढ़ चुके हो। ऑप्शन सेम रहेंगे, कहोगे ना एग्जाम में आओ, पेपर आएगा तो बोलोगे अरे पिछले साल की ही तरह आया था, यही सही होना चाहिए। ऐसा नहीं होता, ऐसा होता तो सबका सिलेक्शन हो जाता। तो ध्यान रखना, बहुत ध्यान से सुनो और करना। देखो हम नोट्स में पढ़ रहे हैं, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, स्टोमेटा के द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटा क्या है, माइन्यूट अपर्चर है, एक छेद है। ये देखिए क्लोज्ड स्टोमेटा और ओपन स्टोमेटा का डायग्राम है, और इधर एक स्टोमेटा का डायग्राम है। जो छेद है उसको बोलते हैं स्टोमा पोर या स्टोमा। वो दो कोशिकाओं से ही बनेगा, उन कोशिकाओं को बोलते हैं गार्ड सेल। स्टोमेटा जिससे जिन कोशिकाओं से घिरता है छेद, उसको बोलते हैं गार्ड सेल। और गार्ड सेल जिन कोशिकाओं से घिरता है उसको हम लोग बोलते हैं सब्सिडरी सेल। सब्सिडरी सेल कम से कम दो, और अधिक से अधिक दो से अधिक होगी, 4 6 8 10 जितना, दो से कम नहीं होगी। गार्ड सेल फिक्स दो होगा, सब्सिडरी सेल कम से कम दो, अधिक भी हो सकती है। गार्ड सेल स्टोमेटा को बनाने वाली सेल होती है। जब गार्ड सेल फूलेगी तो उनके बीच गैप दिखेगा, जिसको हम स्टोमा बोलेंगे। जब वो पिचकेगी तो कोशिकाएं चिपक जाएंगी, और चिपकने से उनका छेद बंद हो जाएगा, और उसको बोलेंगे स्टोमेटा क्लोज्ड। ये जो डायग्राम क्लोज वाला है, ये पिचक गई है तो क्लोज हो गया, और ये फूली हुई है तो इनके बीच गैप दिख रहा है तो आपको स्टोमेटल पोर दिख रहा है। यहाँ यह भी जान रखिए कि इन स्टोमेटल पोर को नापने वाला एक apparatus आता है। उस apparatus को हम लोग पोरोमीटर कहते हैं। कुछ देर पहले हम बताए थे पोटोमीटर। पोटोमीटर ट्रांसपिरेशन की रेट को नापने वाला यंत्र है। पोरोमीटर स्टोमेटा की साइज को नापने वाला यंत्र है। नाम मिलते जुलते, पोटो, पोरो, ऐसा। अब देखिए, ये स्टोमेटा गार्ड सेल या एसेसरी सेल से घिरे होंगे, मुख्य रूप से लीफ से पाए जाएंगे, और मुख्यतः लीफ पे भी लोअर सरफेस में। किस सतह पे स्टोमेटा है उसके आधार पर भी लीफ का प्रकार बनाया गया है। यदि लीफ के पत्ती के दोनों सतह पे स्टोमेटा है तो उसको हम बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक। एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन मोनोकाट की लीफ में होती है, जिसकी लीफ आइसोबाइलेटरल, ऐसे जैसे हमने हाथ दिखाया बेटा, यानी दोनों तरफ से प्रकाश बराबर मिल रहा है। तो स्टोमेटा दोनों तरफ से बराबर मात्रा में बनेंगे, और जब दोनों तरफ से बराबर हो तो उसको बोलेंगे उभय, कॉमन टू बोथ, अंग्रेजी में एम्फी स्टोमेटिक। अब यदि ऊपरी सतह पे स्टोमेटा, ऊपरी सतह पर स्टोमेटा ज्यादा है, लीफ की नीचे की सतह पे कम है, इसको बोलते हैं ईपी स्टोमेटिक। यह तब होगा जब नीचे वाली सतह पानी के संपर्क, यानी वे पौधे जो जल पर तैरते रहते हैं उनमें स्टोमेटा ऊपर वाली सतह पे होता है, नीचे वाली सतह पे नहीं। पानी में शरीर का जितना भाग होगा पौधे का, उसमें स्टोमेटा नहीं होगा। जमीन के अंदर जितना भाग धंसा होगा उसमें स्टोमेटा नहीं होगा। स्टोमेटा पौधे के सिर्फ वायवीय यानी एरियल भाग में ही होता है। क्लियर?
अब यदि सतह के ऊपरी भाग पे कम स्टोमेटा हो, निचले भाग पे ज्यादा हो, तो इस स्थिति को हाइपोस्टोमेटिक कहते हैं। एक हो गया ईपी, एक हो गया हाइपोस्टोमेटिक। और यह कंडीशन उसमें होती है जिसकी लीफ ऐसे होती है, यानी एक सतह लीफ का प्रकाश के संपर्क में है, दूसरा छाया में। ऐसी लीफ को बोलते हैं डार्सी वेंट्रल लीफ। और डार्सी वेंट्रल लीफ पहचान है डाइकाट की। डाइकाट में हाइपोस्टोमेटिक कंडीशन। आइसोबाइलेटरल लीफ पहचान है मोनोकाट की। मोनोकाट में एम्फीस्टोमेटिक कंडीशन होती है। दोनों सतहों पे सामान्य संख्या में स्टोमेटा पाए जाते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, लीव्स को बोल रहे हैं कि अलग अलग ढंग की होगी। देखिए, पहला ईपी स्टोमेटिक, अपर एपिडर्मिस पे स्टोमेटा। दूसरा हाइपोस्टोमेटिक, लोअर एपिडर्मिस पे। और तीसरा एम्फीस्टोमेटिक, बोथ सरफेस पे। बोथ सरफेस वाला किसमें होगा? मोनोकाट। हाइपोस्टोमेटिक किसमें होता है? डाइकाट। और अपर एपिडर्मिस पे मुख्य रूप से किस पर होता है? फ्लोटिंग प्लांट। फ्लोटिंग मतलब जो तैर रहे हैं। तीनों को उदाहरण भी लिख दिए। क्लियर? अब देखिए, स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन अकर्स ओनली ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय होगा। एक्सेप्शन है डिजर्ट प्लांट, जिनमें रात में भी होगा। और ये टोटल ट्रांसपिरेशन का 90 से 93% हो सकता है। जैसे क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन घटेगा तो टोटल में स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन बढ़ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए 90 से 93 भी चला गया। अब आप लोग बताइए, आप लोगों को स्टोमेटा का आइडिया, स्टोमेटा के द्वारा होने वाले ट्रांसपिरेशन का आइडिया लगा? लगा तो बताइए, आंसर दीजिए। समझ में आया? बताओ बेटा। ये यदि इंस्ट्रूमेंटल ट्रांसपिरेशन की बताई हुई बात आपको समझ में आई तो जल्दी बताइए, आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में आके। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये खुलेगा बंद होगा कैसे, इसको हम लोगों को समझना है। हमने आपको समझाया, यहाँ लिख देते हैं जिससे आपको इजी हो जाए। जब गार्ड सेल टर्जिड होगा तो स्टोमेटा ओपन होगा। कैसे भी यदि वो फूल जाए गार्ड सेल तो स्टोमेटा खुल जाएगा। और यदि गार्ड सेल फ्लैसिड होगा यानी सिकुड़ जाए तो स्टोमेटा क्लोज हो जाए। ये बात मुख्य है जानना। स्टोमेटा को खोलने के लिए गार्ड सेल को फुलाना है, स्टोमेटा को बंद करने के लिए गार्ड सेल को सिकुड़ाना है। गार्ड सेल फूलेगी तब जब उसके अंदर पानी का बहाव हो, पिचकेगी कब? जब उससे पानी निकल जाए। साधारण एकदम सामान्य ज्ञान है, हम पॉइंट्स पढ़ रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय टर्गर ऑफ गार्ड सेल। ये जो हमने बात लिखी वही तो था, टर्गर यानी फूलना पिचकना। ड्यूरिंग डे टाइम, दिन के समय, गार्ड सेल्स बिकम टर्जित, और टर्जिट हो गया तो ओपन, क्योंकि उस समय पानी अंदर आएगा। अंदर आने को बोलेंगे इंडस्मोसिस। और रात के समय एक्सॉस्मोसिस हो जाएगी और बंद हो जाएगा। इनका शेप किडनी जैसा होता है, इसलिए ये पैरेलल नहीं होते। ये गार्ड सेल है बेटा।
देखिए किडनी या बीन शेप्ड है, तो ये जो ही फूलेंगे इनके बीच गैप हो जाएगा। नाइट कंडीशन में गार्ड सेल फ्लैसिड होता है, कारण है इंडास्मोसिस, सॉरी एक्सॉस्मोसिस, यानी गार्ड सेल से पानी बाहर चला जाएगा, पानी बाहर जाते ही सिकुड़ेगा और स्टोमेटा कंप्लीटली क्लोज। जो हम समझा रहे हैं वही बात लिख गई है। इंडास्मोसिस और एक्सॉस्मोसिस दिन रात के बदलने की वजह से, ऑस्मोटिक पोटेंशियल के गार्ड सेल के बदलने की वजह से होता है। दिन रात बदलने से स्टोमेटा खुलता बंद होता है, या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के कम या ज्यादा होने से खुलता बनता है, और इस खुलने और बंद होने से स्टोमेटा खुल या बंद हो रहा है। डिफरेंट थ्योरीज, कई थ्योरीज दी गई हैं। आपके एग्जाम में थ्योरी व्यूरी नहीं है, फिर भी यहाँ लिखा हुआ है तो आपको समझना है। क्या समझना है? थ्योरी का नाम, देने वाले का नाम। यदि 5 थ्योरी है तो पांचों एक्सप्लेन नहीं करेगी। एक थ्योरी दी गई, एक्सप्लेन नहीं की गई, तो दूसरी आई, दूसरी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, तीसरी आई, तीसरी एक्सप्लेन नहीं कर पाई, चौथी आई, ऐसा। पहली थ्योरी है स्टार्च सुगर कन्वर्जन थ्योरी, ये देखिए, और देने वाले का नाम है स्टीवर्ट, इतना ही याद रखना है। आगे की बात क्या याद रखनी, वो यहाँ दिख रहा है। जब स्टार्च सुगर में कन्वर्ट होगा तो दिन का समय होगा फास्फोरिलेज, दिन के समय, अरे दिन के समय फोटोसिंथेसिस होगी तो शुगर बनेगा, और शुगर बनने से स्टोमेटा ओपन होगा, और जब स्टार्च बनेगा तो रात होगी, जो ग्लूकोज बना है वो कन्वर्ट होगा, और उस समय स्टोमेटा क्लोज हो जाएगा। ये इधर नहीं होना चाहिए, ये गलत टाइप। शुगर की मात्रा बढ़ने पे ओपन होगा, स्टार्च की मात्रा बढ़ने पे क्लोज। स्टार्च शुगर कन्वर्जन के आधार पे जिसने एक्सप्लेन करने की कोशिश की उसका नाम स्टीवर्ट। बस इतना ही याद रखना। एक और थ्योरी जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट थ्योरी, जिसको लेविट ने दिया था। यह जिसका प्रोटॉन प्रोटॉन को H प्लस कहते हैं, और इसके साथ जो आयन भाग लेता है उसका नाम है पोटेशियम आयन। यह जो थ्योरी है इसके और भी नाम है, हम वो नाम भी लिखेंगे। पोटेशियम आयन ट्रांसपोर्ट थ्योरी। इसका एक और नाम है और हार्मोन रेगुलेशन थ्योरी। यह थ्योरी जिसने दी उसी का नाम लेविट है, और यह एक्सेप्टेड कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट साबित करता है स्टोमेटा के खुलने और बंद होने को। और ये कैसे साबित करता है जानिए। यह है बेटा गार्ड सेल। इस थ्योरी का ये कहना है कि जब कंडीशन एडवर्स होगी, खराब समय होगा, तब पोटेशियम आयन का मूवमेंट, व्हेन अनफेवरेबल कंडीशन में पोटेशियम आयन का मूवमेंट, के प्लस का मूवमेंट गार्ड सेल से बाहर, आयन के बाहर जाने से इसके अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, कंसंट्रेशन कम होने से ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कम होने से डीपीडी कम होगा, और डीपीडी जब कम होगा तो पानी बाहर जाएगा, क्योंकि वाटर का मूवमेंट लो डीपीडी से हाई डीपीडी होता है, और जो ही ये बाहर जाएगा एडवर्स कंडीशन में स्टोमेटा क्लोज। जब फेवरेबल कंडीशन होती है तो पोटेशियम आयन का मूवमेंट सेल के अंदर होता है। अंदर होने को बोलते हैं हम लोग ई फ्लक्स, सॉरी इनफ्लक्स, इनफ्लक्स ऑफ के प्लस। और ऐसा होने पर ऑस्मोटिक प्रेशर, सांद्रता बढ़ेगी, डीपीडी बढ़ेगा, यानी कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और ऐसा बढ़ते ही सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट होगा, यानी इंडास्मोसिस होगी, और स्टोमेटा ओपन हो जाएगा।
यह बात सही पाई गई। यहाँ हम कुछ बात और जोड़ना चाहते हैं। एडवर्स कंडीशन होने पर पोटेशियम आयन बाहर जाएगा। पोटेशियम आयन के बाहर जाने को ई फ्लक्स कहते हैं। और ऐसा होने पर गार्ड सेल से एक्स ऑस्मोसिस होगी और स्टोमेटा क्लोज हो गया। हम एक सेंटेंस में समझा रहे हैं। जब फेवरेबल कंडीशन होगी, जब कंडीशन फेवरेबल होगी तो पोटेशियम आयन अंदर आएगा। उसको हम लोग इनफ्लक्स कहेंगे। इनफ्लक्स होने पर एंड ऑस्मोसिस होगी और स्टोमेटा ओपन। जब जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो एबीए जो एक अनफेवरेबल कंडीशन का हार्मोन है वो कम होता है, सॉरी ज्यादा होता है। ये ग्रोथ का इनहिबिटर है। फेवरेबल कंडीशन में कम ज्यादा होगा। एडवर्स कंडीशन में एबीए की मात्रा ज्यादा होगी। यानी एबीए ज्यादा होने पर स्टोमेटा क्लोज होगा, एबीए कम होने पर स्टोमेटा ओपन। याद रखना, ये आपकी जानकारी के लिए है। पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट होने से ओपन और क्लोज होता है। यह बात जिस साइंटिस्ट ने पहले बताई थी उसका नाम फ्यूजनर। और कैसे होता है इस दो लाइन में मैंने लिख दिया। कंडीशन एडवर्स होगी तो एबीए का अमाउंट ज्यादा होगा। इसके चलते पोटेशियम आयन गार्ड सेल से बाहर जाएंगे, उसको बोलेंगे के पोटेशियम इफ्लक्स। और इसकी वजह से एक्सॉस्मोसिस होगी। एक्सॉस्मोसिस होने के चलते गार्ड सेल सिकुड़ेगा और स्टोमेटा बंद। फेवरेबल कंडीशन में एबीए की मात्रा कम होगी क्योंकि ये ग्रोथ का इनहिबिटर है। और ये कम होते ही पोटेशियम आयन अंदर आएंगे गार्ड सेल में। इससे इंडोस्मोसिस होगी और स्टोमेटा खुल जाएगा। पोटेशियम आयन के रोल को खोलने और बंद करने में स्टोमेटा के जिसने पहली बार बताया उसका नाम फ्यूजिनो। ठीक है। एक और बात, वह एंजाइम जिसका रोल स्टोमेटा के मैकेनिज्म में है, स्टोमेटल ओपनिंग में है, खोलने बंद होने में, उस एंजाइम का नाम ये है। वह हार्मोन एबीए क्या है बेटा? हार्मोन है जो स्टोमेटा ओपनिंग में रोल प्ले करता है। उस हार्मोन का नाम एबीए है। वह मिनरल, पोटेशियम आयन एक मिनरल है जो स्टोमेटा के खुलने और बंद करने में रोल प्ले करता है। उसका नाम पोटेशियम है। तीन ढंग के सवाल बन गए। पूछा जाए कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कौन सा एंजाइम रोल प्ले करता है? आंसर है पेप्को। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कौन सा प्लांट हार्मोन रोल प्ले करता है? आपका आंसर है एब्सिजिक एसिड। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में कौन सा मिनरल आयन रोल प्ले करता है? आपका आंसर है पोटेशियम आयन। हमने तीनों लिख दिया। समझ में आप लोगों को ये बात आई? ये समझना बहुत जरूरी था। समझ में आई तो कमेंट बॉक्स में आके जल्दी से लिखिए। लिखिए कि समझ में आया। लिखो बेटा। आप लोगों को समझ में स्टोमेटा वाली बात, खुलने बंद होने वाली बात हमने जो ये समझाई, आपको समझ में आया? सो गए क्या सब? जगो। जगो, इसको हम समाप्त करने वाले हैं। ठीक। एक दो लोग जग पाए, शेष सब अभी भी चद्दर ओढ़ के सो रहे हैं। देखो बेटा क्या लिखा है यहाँ। ट्रांसपिरेशन का लाभ क्या है? पहली बात, शरीर में जो ज्यादा पानी है
उसको ये रिमूव करता है। दूसरा, पैसिव वाटर एब्जॉर्प्शन में यानी पानी के और मिनरल के सॉइल से अवशोषण में हेल्प करता है। तीसरा, शरीर में पानी को चढ़ाने में हेल्प करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। चौथा, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने से गैस का लेन देन होता है, यानी यह गैसियस लेन देन में हेल्प करेगा, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। इसकी वजह से सेल का टर्गर प्रेशर मेंटेन रहता है। ट्रांसपिरेशन हेल्प्स रिड्यूसिंग टेम्परेचर, पौधे की बॉडी का तापमान मेंटेन रखने में ट्रांसपिरेशन का उपयोग है। इसका नुकसान क्या है? पानी जो अवशोषित हुआ ज्यादा मात्रा में बेकार चला जाता है ट्रांसपिरेशन। इसलिए इसका ज्यादा लॉस हो जाए तो पौधे की डेथ भी हो सकती है, पौधा मुरझा के मर भी सकता है। एक सेंटेंस है, ये याद रखना है आपको, और ये पूछा गया है आपके एग्जाम में कि ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है। इसको हिंदी में बोले, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। यह वाक्य किसने दिया? यह वाक्य कर्टिस ने दिया। अब अगला सवाल किया जाएगा, ट्रांसपिरेशन नेसेसरी क्यों है? तो ये पॉइंट है, इन कामों के लिए नेसेसरी है। ये बुराई क्यों है? क्योंकि यह एक्सेस वाटर का लॉस कराती है। एक्सेस वाटर का लॉस कराती है, इसलिए बुराई है। वाटर के एब्जॉर्प्शन, मिनरल के एब्जॉर्प्शन और एसेंट ऑफ सैप में हेल्प करती है, इसलिए यह नेसेसरी है। ट्रांसपिरेशन एक नेसेसरी इविल है, वाष्पोत्सर्जन एक आवश्यक बुराई है। यह सेंटेंस जिसने दिया था उसका नाम कर्टिस है। तो इस तरह से हमने ट्रांसपिरेशन की सारी बात आपको बता दी आज की क्लास में। आप ट्रांसपिरेशन से संबंधित सारे सवालों को सॉल्व करिएगा, आशा है सॉल्व हो जाएंगे। जो नहीं सॉल्व होंगे उनको व्हाट्सएप ग्रुप में आकर दिखाइएगा, हम उसका आंसर बताएंगे। किसी कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है, जल्दी से कोई चीज पूछनी हो तो पूछ लीजिए। बोलो बेटा, किसी कुछ पूछना है?